मतलब जो जोर से होता है वो पहली बात नहीं कर लेता। सही बात है। हाँ भाई चलो अब जरा आगे की बात करते हैं। ये सारा सिस्टम कृष्णिका के वितरण है। एक्चुअली देखो पता है क्या होता है, पहले वैल्यू बढ़ता है फिर वैल्यू कम होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये निम्न तरंग दैर्ध्य परास में आता है, ये अधिकतम उच्च तरंग दैर्ध्य परास में आता है। जब दोनों के ग्राफ को अलग अलग मैच करते हैं तो भाई होना तो ये चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए उस जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उस वर्ड को एक नाम, उस पोजीशन को एक नाम देते हैं अपन, उसको कहते हैं परावैंगनी प्रलय, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। भाई होना तो ये चाहिए कि इसका कर्व ऐसे आया है, निम्न तरंग दैर्ध्य का कर्व ऐसे आता है, उच्च तरंग दैर्ध्य का कर्व ऐसे चालू होता है। तो दोनों कर्वों को मिलाया जाए तो इस तरह की पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस स्थिति में ये जो वैल्यू है ये दोनों मैच नहीं करती, इनके मानों में कुछ अंतर होता है और उस अंतर को अपन क्या मानते हैं, और वो जो अंतर होता है जनरली कृष्णिका विकिरण के अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। भाई कृष्णिका के विकिरण है प्रकाश ही तो है, भाई जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो क्या है, प्रकाश। और जो प्रकाश है और प्रकाश में तो कई सारे पार्ट होते हैं, हमने बताया था फर्स्ट ईयर में अपन बार बार पढ़ाते थे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये होता था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये पूरा क्रम होता था उसका। तो वो जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ जो मिलता है कृष्णिका में, जो परावैंगनी प्रलय वाला जो पार्ट मिलता है वो इस रीजन में मिलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन, इसलिए उसको एक नाम देते हैं अपन, उसको कहते हैं परावैंगनी प्रलय। अपन एक ऐसे कंसेप्ट पर चलना चाहते हैं जो दोनों नियमों को एक ही नियम क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, दोनों ही पार्टों में काम करें। अपन उस पोजीशन पे जाना चाहेंगे, ठीक है। और उस पोजीशन पर जाने के लिए अपन को रिक्वायरमेंट है प्लांक के विकिरण नियम की, प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट है। और प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूला को पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्वांटम काम कैसे करेगा अपने पास, ठीक है। तो उस क्वांटम यांत्रिकी के लिए, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे पहला काम होता है तरंग फलन। सबसे पहला काम किसका होता है, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अग्रहित मान। अग्रहित का मतलब जैसे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी थोड़ी रूपरेखा तो बनानी पड़ती है, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल। अगर घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले फाउंडेशन तो बनाते हैं, उसका नींव भी भर के, भाई ये कमरा बनेगा, ये हॉल बनेगा, ये किचन बनेगा, जो कुछ भी बनेगा उसका एक फाउंडेशन तो चाहिए। तो ऐसा फाउंडेशन है, ये जो पोस्टुलेट्स है क्वांटम यांत्रिकी के अपग्रहित है, ये उसका फंडामेंटल है, ये उसका बेसिस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस क्वांटम यांत्रिकी के अपग्रहितों में, क्वांटम सांख्यिकी के अवग्रहित पोस्टुलेट्स, और उसमें जो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है, तरंग फलन। वो ये कहता है कि क्वांटम यांत्रिकी में किसी पार्टिकल की आपको अगर पोजीशन बतानी है तो उसकी पोजीशन के लिए क्या चाहिए, एक तरंग फलन चाहिएगा। मींस अगर क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, उस कण की स्थिति के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक तरंग फलन। और ये तरंग फलन क्या होता है, साई, ये स्थिति और समय का फलन होता है। किसका, इसको अपन कहते हैं साई, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस तरंग फलन की कुछ क्वालिटी है सर जी, ऐसा नहीं है, सिंपल नहीं है कि साई आरटी का फंक्शन तो है, स्थिति और समय का फलन तो है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी क्या क्या है, ये तरंग फलन एक तो सतत होना चाहिए, सतत मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा परिमित मीन्स फाइनाइट, और तीसरा जैसा फलन अपन वहां पढ़ते हैं फूरियर प्रमेय में पढ़ते हैं ना, अपन कहते हैं बार बार कि जो फूरियर का फंक्शन है कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यू।
ठीक है सर। तो इस फलन की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, एक तो सतत होना चाहिए, सतत फलन होना चाहिए, विविध फलन नहीं होना, डिस्क्रीट फंक्शन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, एक परिमित होना चाहिए। परिमित का मतलब फाइनाइट, उसका वैल्यू एक रेंज में होना चाहिए, हम एक लिमिट ले सकें, ऐसा नहीं अनलिमिटेड हो तो अपन कहां तक लिमिट लेते घूमेंगे। और तीसरा एक मान के संगत एक वैल्यू मिलना चाहिए, मींस फलन जो सॉल्व करे तो उसके संगत एक ही मान मिलना चाहिए, एक से ज्यादा मान नहीं मिले, एकल मान ही होना चाहिए, सिंगल वैल्यू फाइनाइट और कंटीन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है ये तरंग फलन या तो वास्तविक हो सकता है, और अगर वास्तविक नहीं है तो कैसा हो सकता है, समझ, या तो वो रियल हो या फिर वो कैसा हो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरी बात वो कहता है कण की किसी निकाय में पाए जाने की प्रायिकता, भाई अगर कण है तो किसी ना किसी सिस्टम में तो होगा भाई, अगर अपन एक निकाय में बात कर रहे हैं और निकाय में कण ढूंढ रहे हैं तो उसमें उसके होने की प्रायिकता तो होनी चाहिए, उसकी जो प्रायिकता का वैल्यू है वह पाए जाने की प्रायिकता, उसको एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं अपन प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्वांटम में बहुत काम आता है, फाइनल ईयर में तो बार बार पढ़ने को मिलेगा प्रायिकता घनत्व, और वो होता है साई आई स्टार, ये उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पी ऑफ साई सिग्मा, ठीक है, ये भी होना चाहिए उसमें। अच्छा, एक और बात उसके जो काम की है, दो तरह के फंक्शन मिलते हैं हमें उसमें, एक तो होता है इसको कहते हैं अपन सम्मिश्र है, अगर साई फंक्शन है आपके पास तो आप उसका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकाल सकते, जैसे ऐसा होता है z x प्लस आयोटा y, ये तो सम्मिश्र है। आपको अगर z स्टार लिखना है तो अच्छा, वो कहता है प्रायिकता घनत्व की दो स्थितियां होंगी उसके पास, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको शो करने के दो फंक्शन होते हैं उसके पास, और वो फंक्शन क्या क्या है, एक तो होता है इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी, ये जो फंक्शन है साई स्टार साई, ये घनत्व भी तो है, घनत्व अगर द्रव्यमान के उसके आयतन के साथ इंटू कर दो तो प्रायिकता मिल जाएगी, ये तो घनत्व है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अगर डेंसिटी को द्रव्यमान के साथ इंटू कर दो तो आपको कुल उस फलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, टोटल फंक्शन क्या है, अगर उसका वैल्यू क्या आता है 0, तो इसको कहते हैं ये लांबिक तरंग फलन है। ये कैसा है, लांबिक, इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ये ऑर्थोगोनल, इसको लांबिकता की स्थिति बोलते हैं, लांबिकता का प्रतिबंध बोलते हैं। और अगर यही वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यीकरण। तो क्वांटम में किसी फलन की दो तरह की स्थितियां भी हमें मिलेंगी, इसका मतलब तो यह है कि वो पार्टिकल उस रेंज में कहीं नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, भाई ये प्रायिकता घनत्व है ना, घनत्व को द्रव्यमान से इंटू करो तो प्रोबेबिलिटी मिल गई, किसी कण के निकाय में होने की प्रायिकता है ये। एक्चुअली भाई भी तो 0 नहीं हो सकता भाई, निकाय का आयतन तो 0 नहीं, इसका मतलब ये जो इस फंक्शन को जो शो करता है वो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से करता है, मतलब जिस बात के बारे में जो साई साई स्टार निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उस डेंसिटी को आयतन के साथ इंटू कर दो तो क्या मिलेगा, कुल स्थिति तो मिलेगी। अगर वो 0 है इसका मतलब पार्टिकल वहां मौजूद, और वो 1 है तो इसका मतलब पार्टिकल के वहां होने की संभावना निश्चित है, कहां है ये तो नहीं पता लेकिन है वही, जैसे कमरे में अपन कहते थे हमने रखी तो इसी कमरे में, इसका मतलब उस चीज के वहां मिलने की, ये तो आपको नहीं पता कि वो है कौन, लेकिन आपको ये आइडिया जरूर है कि वो वहीं है। जैसे कई बार कह नहीं देते मुझे इतना तो पता है कि वो वहां है, ऐसे तो कह सकता है ये बात, और इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, क्या कहते हैं ये प्रसामान्यीकरण। तो इसका मतलब सबसे पहला क्वांटम यांत्रिकी का जो अपग्रेड है वो तरंग फलन है, वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन का मतलब ये है कि अपन कण की स्थिति पता करना चाहते हैं कि निकाय में कण कहां है, और उस कण की स्थिति को पता करने के लिए, कण की जानकारी के लिए एक तरंग फलन डिसाइड करते हैं,
और उस तरंग फलन स्थिति और समय का फंक्शन होता है। साई जो फंक्शन है वो किसका होता है, आर और टी का। क्वालिटी क्या क्या है, सतत होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, एकलमानी होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, या तो वास्तविक होना चाहिए या फिर सम्मिश्र होना चाहिए, या तो रियल नंबर होना चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ठीक, चलो तीसरी बात, उसने कहा कि कण की किसी निकाय में पाए जाने के लिए अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मीनिंग होता है साई साई स्टार का मॉड। ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, उसने कहा कि इसका जो फंक्शन है, अगर इसको द्रव्यमान के साथ इंटू करें और इसका समेशन करें, अगर वो वैल्यू 0 आती है तो अपन उस साई को लांबिक तरंग फलन मानते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। अगर वही साई का साई डी बनाता है तो इसी को क्या कहते हैं अपन, ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है, प्रसामान्यीकरण। मतलब इस स्थिति में उस फलन के उस निकाय में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो डेफिनेट प्रोबेबिलिटी है, निश्चित प्रायिकता है, और इस स्थिति में उसके वहां पाए जाने की प्रायिकता क्या है, शून्य है। मतलब वो पार्टिकल वहां तो नहीं मिलेगा, चाहे और कहीं मिले, यहाँ नहीं मिलेगा। समझे? ठीक है, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो जरा एक बार की, आगे बात करें। हाँ चलो आगे सुनो। अच्छा देखो वो और क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी ऑब्जर्व करने वाली जितनी भी क्वांटिटी है जिनके बारे में हम प्रेक्षण लेते हैं, मतलब जैसे ऊर्जा है, संवेग है, स्थिति है, इसके बारे में अपन प्रेक्षण ले सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सबसे रिलेटेड एक संकारक होता है क्वांटम में। मतलब सीधे यूज नहीं करते, किसी संकारक के थ्रू यूज करते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि जो भी राशियां आप लोग क्या करते हो, प्रेक्षण के लिए लेते हो, मींस ऑब्जर्व कर सकते हो जिनकी चीजों के बारे में, उन सब चीजों को डायरेक्ट यूज ना करके किस तरह से यूज किया जाता है, किसी ऑपरेटर के थ्रू यूज किया जाता है। अपन उस फंक्शन पर उस ऑपरेटर को लगा देते हैं और उससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक तो प्रेक्षण योग्य राशियां हैं। प्रेक्षण योग्य राशि का मतलब जैसे संवेग है, ऊर्जा है, ठीक है। एक तो जैसे कोई सदिश राशि है, दूसरा आपके पास रैखिक संवेग है, तीसरा आपके पास कोणीय संवेग है, और चौथा आपके पास, ये चार राशियां हैं। ठीक है, क्लासिकल में इनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, चिरसम्मत सांख्यिकी में देखो सदिश राशि को लिख देते हो आर वेक्टर, पी को क्या लिखते हो, संवेग को, कोणीय संवेग को आर क्रॉस पी, जे इक्वल टू डी होता है, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी, और एनर्जी को क्या लिखते हो, किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा को p स्क्वायर बाई 2m। क्वांटम में इसको किस तरीके से लिखना है आपको, ये बात है। सदिश राशि को तो इसी की फॉर्म में लिखेंगे अपन, आर वेक्टर को तो, संवेग को लिखा जाएगा माइनस के आयोटा h क्रॉस, डेल्टा का मीनिंग होता है डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटर, इसको डेल संकारक कहते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति माइनस के आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल्टा, ये डेल ऑपरेटर होता है, इसका वैल्यू होता है डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ठीक है। एक स्थिति होती है जैसे एनर्जी, ये p स्क्वायर है, आयोटा x क्रॉस डेल्टा का अगर करोगे तो माइनस के h क्रॉस ओवर 2m डेल स्क्वायर। तो अपन को जब भी कभी ऐसी कोई पोजीशन मिलेगी, जब भी कोई ऐसे पार्ट मिलेंगे, तो अपन को अगर मान लो कोई रैखिक संवेग यूज करना पड़ गया, तो अपन ये नहीं करेंगे, अपन क्या यूज करेंगे उसकी जगह, ये टर्म यूज करेंगे। वैसे पता है संवेग का और ये क्या कहते हैं, ये तो एक संकारक है, ऑपरेटर, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, आयोटा का भी कोई मात्रक नहीं होता।
एच क्रॉस का जो मात्रक होता है ये लाप्लास, वो क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट का मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन। h/2 होता है इसका वैल्यू। इसका यूनिट और इसका यूनिट एक जैसा होता है वैसे। संवेग का जो यूनिट होता है वही प्लांक कांस्टेंट का यूनिट होता है, जूल सेकंड में यूज करते हैं। ये कोणीय संवेग आयोटा h क्रॉस r क्रॉस डेल्टा, ठीक है। अपन ने क्या किया है, p की जगह वैल्यू रख दिया है। आयोटा h क्रॉस तो अदिश राशियां हैं तो वैसे भी बाहर निकल आएंगी, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या है, एनर्जी। इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा क्या होता है, माइनस इसका पूरे का सॉल्यूशन लोगे तो उसका स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर। वही ये डेल ऑपरेटर का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये डेल डॉट डेल होता है, और डेल डॉट डेल का मीनिंग डेल स्क्वायर होता है। इसको लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। तो अपन इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अपन को कहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी एनर्जी शो करनी है तो ऐसे करेंगे, अगर आपको कहीं कोणीय संवेग शो करना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। ये क्लासिकल में काम आता है। हाँ, क्वांटम की कुछ ये अपग्रेड, हमने कहा ना अपग्रेड का मतलब उसके कुछ खुद के नॉर्म्स हैं, उसके कुछ खुद की कंडीशंस हैं जिनके बारे में वो डिस्कस करेगा। वो क्लासिकल की कंडीशन पे नहीं चलेगा, उसके खुद के नॉर्म्स हैं, मींस खुद के बनाए बनाए नियम हैं, कुल मिला के बात है वो नियम ये है, ठीक है। अभी आगे अपन बात करेंगे संकारक के बारे में, उस पर कोई ऑपरेटर अगर अपन यूज करेंगे तो उसका आइगन मान मिलेगा हमें। फिर उससे पैरिटी के बारे में बात करेंगे उसकी, कि भाई अगर पैरिटी सम है या पैरिटी विषम है, उन सारी चीजों के। एक हैमिल्टोनियन संकारक के बारे में बात करेंगे, अभी एक हर्मिटी संकारक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मतलब होता है उनके, ठीक है। डिटेल्ड उनकी थर्ड ईयर में क्वांटम फिजिक्स में मिलता है पूरा पूरा डिटेल्ड उसका, लेकिन इसका जो ये लास्ट यूनिट है ना वो उसके फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट होता है, यही होता है उसमें काम, सारा काम यही पढ़ना होता है, ठीक है। तो आगे की सारी बातें अपन कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही।